हेलो एवरीवन, दिस इज सुरभि। वेलकम टू स्टडी हैक्स। कैसे हो सब? आई होप आप लोग सब ठीक है, अपनी स्टडी को अच्छे तरीके से कवर अप कर रहे हैं। आज का जो डिस्कशन है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए। आइए आज का जो डिस्कशन है वो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले जो बात की जा रही है यहाँ पे एक डे के बारे में हम डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंटरनेशनल डे ऑफ द विक्टिम्स ऑफ एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस। इसका मतलब ये है जैसे कोई व्यक्ति किसी काम के सिलसिले में अनदर कंट्री में चला जाता है या उसकी कई बार खबर आती है कि वो मतलब क्या हम बोले उसको कि जैसे लापता है, ठीक है, कि लापता हो गया, मिसिंग पर्सन है, अभी तक उसकी कोई भी आइडेंटिफिकेशन नहीं मिली है, कोई भी उसकी जानकारी नहीं मिली है, ठीक है। तो फोर्सफुली कई बार व्यक्तियों को क्या किया जाता है कि कहीं और कंट्री में भेजा जाता है, वो कभी वापस नहीं आ पाते हैं, ठीक है। तो अपनी कंट्री में भी ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। इंटरनेशनल डे ऑफ विक्टिम जो है एनफोर्स्ड डिसअपियरेंस, इसी रिलेटेड ये सेलिब्रेट किया जाता है ऑल ओवर वर्ल्ड में 30 अगस्त को, ताकि जो डीप कंसर्न है अबाउट राइज एंड फोर्स्ड और इनवॉलेंट्री डिसअपियरेंस जो देखने को मिलती है, ठीक है, यानी कि अपनी मर्जी से जो काम नहीं किया जा सकता, ठीक है, तो वो फोर्सफुली किसी व्यक्ति से करवाया जाए, तो ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है ऑल ओवर वर्ल्ड, इंक्लूडिंग जो इंसिडेंट रहता है जैसे अरेस्ट कर लेना, डिटेन कर लेना, ठीक है, अबडक्शन कर लेना, तो ये सारी चीज़ें इसी में ही देखने को मिलती हैं। आइए नेक्स्ट जो है वो डिस्कस करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी न्यूज़ में काफ़ी चल रहा है, पैरा ओलंपिक्स। तो अभी न्यूज़ में है तो हमें भी रिकॉग्नाइज करना चाहिए इन सब चीज़ों को। पैरा ओलंपिक्स गेम्स जो हैं जो टोक्यो जापान में देखने को मिल रही है, काफ़ी शानदार तरीके से जो एथलीट्स हैं उनके द्वारा जो गेम प्ले किया जा रहा है, तो बहुत ही एफर्ट इनके द्वारा लगाए जा रहे हैं, तो इनको इनकी प्रेजेस करना, ठीक है, तो हम लोगों का ये क्या है, कर्तव्य है। तो पैरा ओलंपिक जो गेम्स हैं 2020 के जो टोक्यो में देखने को मिल रहे हैं, तो इसी में ही इंडिया के जो निशात कुमार है इनके द्वारा सिल्वर मेडल जो है वो क्लिंच किया गया है मेंस हाई जंप में, ठीक है, T47 इवेंट जो था टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020। 23 ईयर ओल्ड निशांत जो है इनके द्वारा जंप लगाया गया 2.06 मीटर, ठीक है, तो इनके द्वारा एशियन रिकॉर्ड जो है वो क्रिएट किया गया। तो काफ़ी ज़्यादा इनके द्वारा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया गया, ठीक है, काफ़ी सारे एफर्ट्स लगाए गए इनके द्वारा, काफ़ी ज़्यादा मेहनत इनके द्वारा की गई, ठीक है, तो आप देख सकते हैं। क्लियर। तो नेक्स्ट है जेवलिन थ्रोअर जिनका नाम है सुमित एंटिल, तो इनके द्वारा गोल्ड जीता गया हमारे इंडिया के लिए, ठीक है, जो ओलंपिक्स हमने देखे थे नीरज चोपड़ा के द्वारा जो है गोल्ड जीता गया, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा ऑल ओवर इंडिया में हमारी कंट्री में उनकी सराहना की गई। अभी जेवलिन थ्रोअर जो पैरा ओलंपिक गेम्स में देखने को मिला सुमित अंटिल के द्वारा, इनके द्वारा गोल्ड जीता गया हमारी कंट्री के लिए, इनके द्वारा इनकी साइड से न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड दर्ज किया गया, सेट किया गया जेवलिन थ्रो में 68.55 मीटर इनके द्वारा जो है भाला जो है वो फेंका गया। 23 ईयर ओल्ड के हैं ये सुमित, जिनके द्वारा ये जो है ये कारनामा किया गया, ठीक है, तो सोनीपत हरियाणा से ये बिलोंग करते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो हमें इनकी जो है इनका सपोर्ट करना चाहिए ताकि ये आगे से आगे बढ़ें और भी, ठीक है, ये नहीं है कि कोई डिसेबल पर्सन है, ठीक है, तो वो कुछ कर नहीं सकता, बहुत कुछ कर सकते हैं अगर चाहे कोई इंसान तो, ठीक है। आइए आज का जो डिस्कशन आगे और हम डिस्कस करते हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्टार्टअप से रिलेटेड ये चीज़ें हैं, जिसका नाम है प्रोग्राम जो है जिसका नाम है समृद्ध प्रोग्राम। ये समृद्ध प्रोग्राम जो है रिलेटेड टू स्टार्टअप्स हैं, जो अभी न्यू स्टार्टअप्स जो देखने को मिले हैं, तो काफ़ी ज़्यादा कई बार प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है, ठीक है, तो इनको कैसे हमने आगे लेके चलना है, तो इसी रिलेटेड ये समृद्ध प्रोग्राम जो है ये स्टार्ट किया गया है, लॉन्च किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। स्टार्टअप जो है इसकी फुल फॉर्म क्या है समृद्ध की, पहले तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर। स्टार्टअप एक्सीलेटर्स ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फॉर प्रोडक्ट इनोवेशन डेवलपमेंट एंड ग्रोथ, ठीक है, तो फुल फॉर्म अगर आपको पता होगी तो समृद्ध प्रोग्राम है, मैचअप के लिए कई बार आ जाते हैं प्रोग्राम इनिशिएटिव्स जो स्टार्ट किए गए हैं, अगर आपको फुल फॉर्म याद है तो आप फटाफट से इसको मार्क कर सकते हैं उस क्वेश्चन को, ठीक है, तो ताकि ये एक प्लेटफॉर्म है स्पेशली इंडियन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट स्टार्टअप्स के लिए, क्लियर, ताकि एनहेंस कर सके जो प्रोडक्ट्स हैं, सिक्योर कर सके जो इन्वेस्टमेंट्स हैं स्पेशली जो बिजनेस में देखने को मिलते हैं, ठीक है, फोकस इस पर स्पेशली किया जा रहा है 300 जो स्टार्टअप्स हैं उस पर,
और साथ ही साथ प्रोवाइड करवाएंगे कस्टमर जो कॉन्टैक्ट है, इन्वेस्टर कॉन्टैक्ट, इंटरनेशनल जो सबमर्ज देखने को मिलते हैं नेक्स्ट 3 ईयर्स तक, इसको यानी कि इसका पूरा प्लान सेटअप किया गया है। अगर बात करें इसमें जो इन्वेस्टमेंट है अप टू 40 लाख स्टार्टअप बेस्ड करंट वैल्यूएशन इसमें देखने को मिलेगी। अगर मैं इसकी और बात करूँ तो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन की अगर बात करें तो इंडिया में जो स्टार्टअप ग्रोथ है वो एमरजेंस हुई 63 यूनिकॉर्न्स का मतलब क्या रहता है, यहाँ पे आप देखिए यूनिकॉर्न जो टर्म है वो वेंचर कैपिटल इंडस्ट्री के लिए ये यूज़ की जाती है। इसमें डिस्क्राइब किया जाता है प्राइवेटली जो हेल्ड होते हैं स्टार्टअप कंपनीज, ठीक है। तो उनका जो ऑल ओवर जो यानी कि इनकी जो वैल्यू है वो है $1 बिलियन है, ठीक है। तो यूनिकॉर्न इसलिए इसको डिस्क्राइब किया जाता है। इंडिया जो है हमारी कंट्री जो है ये 3rd लार्जेस्ट यूनिकॉर्न हब है ग्लोबली। टोटल वैल्यूएशन देखें तो USD 168 बिलियन है। क्लियर। अदर इनिशिएटिव स्टार्टअप से रिलेटेड अगर बात करें, स्टार्टअप इंडिया फंड, स्टार्टअप सेल, नेशनल स्टार्टअप एडवाइजरी काउंसिल, आत्मनिर्भर भारत, अराइज, अटल न्यू इंडिया चैलेंज, एम आई क्रेस्ट, ठीक है। तो एक बार इसको जाके देख लीजिएगा कि कब कब इनको स्टार्ट किया गया, तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए ये इनिशिएटिव किससे रिलेटेड है। क्लियर। अगर डाउट है तो प्लीज़ आप लोग अपने डाउट को क्लियर करने के लिए कमेंट बॉक्स में अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर किया कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मालाबार एक्सरसाइज। मालाबार एक्सरसाइज जो है पहले यहाँ पे ओनली 2 कंट्रीज़ ही इन्वॉल्व थी, फिर बाद में जापान को ऐड किया गया, फिर 2020 में ऑस्ट्रेलिया को भी इसका पार्ट बनाया गया। तो ये चारों जो ग्रुप्स हैं ये किसका पार्ट है, आपको पता है ये कितनी बार हमने डिस्कस किया, ये है पार्ट क्वाड का, ठीक है। मालाबार एक्सरसाइज के बारे में बात करें तो हमने पहले भी ये डिस्कस किया है कुछ दिन पहले। तो ये कहाँ पे अभी एडिशन देखने को मिला, इसका एडिशन पैसिफिक ओशन में देखने को मिला, कोस्ट ऑफ गुआम। कोस्ट ऑफ गुआम कहाँ पे है, पहले हम ये मैप में देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमारे इंडिया, यहाँ पे गुआम देखने को मिलेगा, ये पैसिफिक ओशियन में है। अगर बात करें जूम मैप भी आप देख सकते हैं, जूम मैप से आपको ज़्यादा क्लैरिटी होगी माइंड में, ठीक है। ये ऑस्ट्रेलिया है, कोरल सी आप यहाँ पे देख सकते हैं। गुआम जो है नॉर्थ पैसिफिक ओशियन के पास है, यहाँ पे फिलीपीन देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ओशियाना आप यहाँ पे बोल सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तास्मान सी के पूछा भी गया एग्जाम में कि किस किस के बिटवीन है, ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बिटवीन है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। इंडियन ओशन आप यहाँ देख सकते हैं, ईस्ट तैमूर ये वाले रीजन में है, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हुई होगी। क्लियर। अब आगे हम बात करते हैं मालाबार एक्सरसाइज के बारे में, ठीक है। तो रिसेंटली ही नेवीज जो है क्वाड की क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क, क्वाड की आपको फुल फॉर्म पता होना चाहिए, इसको किस नाम से पुकारते हैं, और क्वाड्रिलेटरल फ्रेमवर्क, ठीक है। क्वाड जो है, क्वाड से चाइना डरता भी है, क्यों, क्योंकि क्वाड जो है वो हमने चाइना को टैकल करने के लिए ही ये ग्रुप बनाया है, ठीक है। तो इसको एशियन नेटो, मिनी नेटो के नाम से भी जाना जाता है क्वाड को। तो ये बात आपके माइंड में क्लियर होनी चाहिए। क्वाड्रिलेटरल जो फ्रेमवर्क नेशंस है, यानी कि इंडिया, USA, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया 25th एडिशन, याद रखिएगा, एडिशन आपको याद रखना है, ठीक है। तो 25th एडिशन देखने को मिला किसका, मालाबार एक्सरसाइज का, कहाँ पे, कोस्ट ऑफ गुआम, काम इंडिया जो है पैसिफिक ओशन, ठीक है। अब गुआम जो है ये US की आइलैंड टेरिटरी है, कहाँ पे, नॉर्थ पैसिफिक ओशन में, ठीक है। तो अब बात करें स्पेशली इसको चाइना को टैकल करने के लिए ये ग्रुप बनाया गया है। चाइना इन द ईस्ट देन US मेनलैंड वेस्ट मेकिंग आइडल US मिलिट्री स्ट्रेटेजिक जो आउटपोस्ट फॉर इंडो पैसिफिक ऑपरेशंस, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। ये एक मल्टीलेटरल वॉर गेमिंग नेवल एक्सरसाइज है जो स्टार्ट कब की गई, 1992 में। स्टार्टिंग में जब 1992 में इसको स्टार्ट किया गया ओनली 2 कंट्रीज थी, कौन कौन सी थी, USA और हमारी कंट्री, ठीक है, US और इंडिया। बाद में जो है जापान इसमें ऐड हो गया, ठीक है। जापान कब ऐड हुआ, तो 2 मोर एडिशन जब हुए थे इसको, यानी कि 1995 में, 1996 में जब एडिशंस हुए थे, फिर ये एक्सरसाइज जो है हेल्ड होनी बंद होगी। क्यों बंद होगी, क्योंकि हमारी कंट्री के द्वारा यहाँ पे न्यूक्लियर टेस्ट किया गया,
ठीक है। फिर 2002 से कंटिन्यू ये एक्सरसाइज आपको हर साल देखने को मिलती है। फिर जापान और ऑस्ट्रेलिया के द्वारा फर्स्ट पार्टिसिपेट किया गया 2007 में, ठीक है, एज अ गेस्ट पार्टिसिपेट किया गया ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। बट 2020 में परमानेंट जो पार्टिसिपेंट बना ऑस्ट्रेलिया 2020 में बना, ये क्लियर होनी चाहिए बात, ठीक है। तो 2014 से इंडिया, यूएस, जापान जो है ये मिलके यहाँ पे एक्सरसाइज यहाँ पे कंडक्ट होती है। बट 2020 में ऑस्ट्रेलिया के द्वारा ज्वाइन किया गया मालाबार एक्सरसाइज को फर्स्ट टाइम 10 सालों में, एक डिकेड, ठीक है, एक डिकेड में 10 साल रहते हैं, 10 सालों में पहली बार मालाबार जो एक्सरसाइज है 2020 ऑल 4 जो क्वाड मेंबर्स के मेंबर्स की जो कंट्रीज है उनके द्वारा पार्टिसिपेट किया गया, ठीक है। अब देखते हैं मालाबार जो है 2021, तो फर्स्ट ज्वाइंट मैरीटाइम एक्सरसाइज है फ्रेमवर्क ऑफ क्वाड, ठीक है। तो वेस्टर्न पैसिफिक में देखने को मिला। एम क्या है कि चाइना को कैसे टैकल करना है। होस्ट कौन सी कंट्री के द्वारा किया गया, ये यूएसए के द्वारा किया गया। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं आपको, ठीक है। तो अदर एक्सरसाइज देख लेते हैं जो क्वाड कंट्री के साथ होती है, हमारी कंट्री की। अगर बात करें इंडिया और जापान में जो एक्सरसाइज होती है, इंडिया जापान में जो एक्सरसाइज होती है जिमैक्स, ये नेवल एक्सरसाइज है। शिन्यू मैत्री एयरफोर्स एक्सरसाइज। धर्म गार्डियन मिलिट्री एक्सरसाइज मैचअप के लिए आता है, ठीक है, आ भी चुका है। तो वनडे एग्जाम में आपसे सीधा ही पूछ लिया जाएगा कि शिनायु मैत्री कौन सी कंट्री के साथ हमारी एक्सरसाइज होती है, ठीक है। ये एयरफोर्स एक्सरसाइज है या मिलिट्री एक्सरसाइज है या नेवी एक्सरसाइज है, ये भी पूछा जा सकता है, ठीक है। इंडिया यूएसए की अगर बात करें, युद्ध अभ्यास, वज्र प्रहार मिलिट्री एक्सरसाइज है, युद्ध अभ्यास आर्मी एक्सरसाइज है, स्पीटिंग कोबरा, संगम, रेड फ्लैग, कोप इंडिया, ठीक है। इंडिया यहाँ पे आएगा, ठीक है। इंडिया ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ कौन कौन सी एक्सरसाइज देखने को मिलती है। ओस इंडेक्स मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ओस्ट्रा हिंद, पिच ब्लैक, ठीक है, पैसेज एक्सरसाइज जिसको पासेक्स बोलते हैं, ये हमने डिस्कस भी किया था, पिच ब्लैक भी हमने डिस्कस किया था। रिवीजन प्लीज़ आप जाके कर लीजिएगा ज़रूर, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। क्वाड जो है, क्वाड की अगर हम बात करें, कब इसको फाउंड किया गया क्वाड को, ये आप मेरे को बताइएगा, ठीक है। किसके द्वारा ये आइडिया दिया गया क्वाड का, क्वाड बनाने का, ये भी आप मेरे को बताइए, ठीक है। तो काफ़ी बार डिस्कस किया है ये, अब आप होमवर्क कीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है चिकनगुनिया वैक्सीन। चिकनगुनिया वैक्सीन जो है रिसेंटली ही अभी इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट है, इनके द्वारा अनाउंस किया गया है कि जो भारत बायोटेक जो चिकनगुनिया वैक्सीन है, ठीक है, वैक्सीन कैंडिडेट, तो ये एंटर कर गई है फेज़ 2 और फेज़ 3 क्लिनिकल ट्रायल में। अगर हम बात करें फेज़ 2 और फेज़ 3 जो है वो ट्रायल, आखिर उसमें होता क्या क्या है। फर्स्ट जो है, यानी कि यहाँ पे डिस्कवरी साइंस की अगर हम बात करें, यहाँ पे स्टडी की जाती है लैब में, फिर जो मेडिसिन बनाई जाती है वो एनिमल्स के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, ठीक है। उसके बाद फेज़ 0 देखने को मिलता है, ठीक है। जो एक्सपेरिमेंट एनिमल्स पे किया, जानवरों पे किया है, वो 1 पर्सन पे 2 पर्सन पे एक्सपेरिमेंट के तौर पे ये मेडिसिन जो है फेज़ 0 में देखने को मिलती है। फेज़ 2 में फिर 2 पर्सन्स पे किया जाएगा, फेज़ 3 में 4 पर्सन, ठीक है, फेज़ 2 में 4 पर्सन, फेज़ 3 में और लोगों के ऊपर या ये जो मेडिसिन है वहाँ पे ट्रायल किया जाएगा, ठीक है। अब जो ये चिकनगुनिया से रिलेटेड जो मेडिसिन है, ये फेज़ 2 और 3 फेज़ क्लिनिकल ट्रायल में एंटर कर चुकी है। ये किसके द्वारा स्टडी की गई है, इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट के द्वारा। अगर हम बात करें चिकनगुनिया जो बीमारी है, ठीक है, ये मच्छर जनित बीमारी है, मच्छर से ये बीमारी फैलती है ह्यूमन में, ठीक है। तो अभी इसकी कोई भी कमर्शियल चिकनगुनिया वैक्सीन नहीं है, ठीक है। अब BBV87 आपको याद रखनी है, ये इनएक्टिव वायरस वैक्सीन है, सिमिलर कैसे कोवैक्सीन से, ठीक है, जैसे कोवैक्सीन है वैसे ही आपको ये भी वैक्सीन देखने को मिलेगी, ठीक है। तो BBV87 इसका नाम आपको याद रखना है। इनएक्टिवेटेड जो वैक्सीन्स हैं उसमें कंटेन्स रहते हैं वायरसेस, ठीक है, जैसे जेनेटिक मटेरियल होगा उसको कैसे डिस्ट्रॉय करना है बाय हीट, केमिकल्स, रेडिएशन, ठीक है, जो इन्फेक्ट नहीं डालते सेल्स के ऊपर, ठीक है। अगर बात करें भारत बायोटेक्स जो चिकनगुनिया वैक्सीन कैंडिडेट है, ये डेवलप की गई है किसके साथ मिलके, इंटरनेशनल वैक्सीन इंस्टीट्यूट के साथ मिलके, ठीक है। अगर बात करें डेवलपमेंट ऑफ चिकनगुनिया वैक्सीन, ये इनिशिएटिव है किसका, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम का, और ये पार्ट है किसका, ग्लोबल चिकनगुनिया वैक्सीन क्लिनिकल डेवलपमेंट प्रोग्राम का। फंड जो है ये किसके द्वारा इसको फंड किया गया है, कोलिशन ऑफ फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन, जो सपोर्ट करती है इंडिया जो है
ICPI, ठीक है, यानी कि इंडिया कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन मिशन, ठीक है, ये डिपार्टमेंट बायोटेक्नोलॉजी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है, ठीक है। ये फेसेस आपको एकदम क्लियर होने चाहिए माइंड में। चिकनगुनिया जो है ये मच्छर जनित बीमारी है, ठीक है, बोन वायरल डिजीज है। फर्स्ट जो इसको डिस्क्राइब किया गया था, यानी कि फर्स्ट जो चिकनगुनिया जो बीमारी है ये आउटब्रेक कहाँ पे हुई थी, ये हुई थी तंजानिया में, सदर्न तंजानिया में 1952 में। ट्रांसमिट होती है ये लोगों से थ्रू जब मॉस्किटो जो है ये बाइट करता है किसी भी व्यक्ति को, क्लियर। तो ये फैलती है पीपल बाय यानी कि लोगों में जो ये फैलती है, ये मॉस्किटो का नाम है एडीज एग्यापति एडीज एल्बोपिक्टस मॉस्किटो, ये नाम याद रखिएगा, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है। तो ये सेम मॉस्किटो है जो डेंगू वायरस भी फैलाता है, ठीक है। वेदर कंडीशन भी काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट डालती है, जैसे गर्मियों में बहुत सारे केसेस देखने को मिलते हैं डेंगू मलेरिया के चिकनगुनिया के, ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा ब्रीडिंग एंड जो सर्वाइवल देखने को मिलता है वेदर कंडीशन में। करंटली अगर देखिए आज के टाइम में कोई वैक्सीन नहीं है इससे रिलेटेड, एंटीवायरल ड्रग जो है वो अवेलेबल है इसको क्योर करने के लिए, ठीक है, तो चिकनगुनिया, क्लियर। नेशनल वेक्टर बोर्न जो डिजीज़ कंट्रोल प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम चलाया गया हमारी कंट्री में ताकि हम इसको प्रिवेंट कर सके, कंट्रोल कर सकें। अगर साफ़ सफाई नहीं होगी, आसपास पानी इकट्ठा रहेगा तो मच्छर वहाँ पे पैदा होंगे ही होंगे, तो वो घर पे एंटर करेंगे, तो ऑब्वियस है ये जो बीमारी है ये आपको देखने को मिलेगी। कंट्रोल जो है, कंट्रोल ऑफ वेक्टर बोर्न डिजीज जिसको बोलते हैं मलेरिया, फिलेरिया, काला अजहर, जापानीज इंसेफेलाइटिस, ये हमने पढ़ा भी है, ठीक है, डेंगू, चिकनगुनिया, क्लियर। कंट्रोल यानी कि ये वर्क जो सारी चीज़ें हैं इसको कंट्रोल करने के लिए ये सारी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर आती हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर बात करें यहाँ पे सिम्टम्स आप देख सकते हैं, अगर चिकनगुनिया किसी को बीमारी हो जाती है तो बॉडी में पेन होती है, ठीक है, हेडेक वगैरह, जॉइंट पेन्स देखने को मिलती है, ब्लाइंडनेस की प्रॉब्लम होती है। प्रिवेंट हम कैसे कर सकते हैं इसको, जो डू नॉट स्टोर वाटर इन ओपन, ठीक है, ओपन में जो वाटर है वो इकट्ठा नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वहाँ पे जो मच्छर हैं वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मच्छर जो इकट्ठे हो जाते हैं तो बीमारी पैदा करते हैं, ठीक है। कवर करना है जो टैंक्स रहते हैं, जैसे हमारी जो टैंकी रहती है ना, घर के ऊपर जो टैंकी लगाते हैं, ठीक है, और जो बाल्टी वगैरह में हमने पानी भर के रखा होता है उसको कवर करके रखना है ताकि मच्छर वहाँ पे ना आए, ठीक है। तो जो वेस्ट है, वेस्ट जो चीज़ें हैं उसको भी डस्टबिन में डालना है, ऐसे बाहर नहीं फेंकना, वहाँ से भी मच्छर आते हैं, ठीक है। कट योर ग्रास रेगुलरली, अगर आपके घर में गार्डन है, आसपास गार्डन है, वहाँ की जो ग्रास है उसको क्या करना, आपने कटिंग करनी है रेगुलरली, ठीक है। तो यूज़ करना है मैश और स्क्रीन ऑन योर विंडोज़ और डोर्स, क्लियर। यूज़ करना आपने जो लॉन्ग स्लीव अवॉइड करनी है, गिटिंग एंड ब्रिटल्स, ठीक है। तो ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं, स्वीप जिसका नाम है सिस्टमेटिक वोटर्स एजुकेशन एंड इलेक्ट्रोल पार्टिसिपेशन। स्वीप जो है ये वोटर्स को कैसे एजुकेट करना है, जो इसमें लोगों का पार्टिसिपेशन पूरा प्रॉपर होना चाहिए वोटिंग में, ठीक है। तो इसके तहत ये पोर्टल जो है ये स्टार्ट किया गया है, इंपॉर्टेंट है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा ये ऑर्गेनाइज करवाया गया है 2 डे का स्वीप कंसल्टेशन जो वर्कशॉप है, ठीक है। तो स्टार्ट इसको किया गया था 2009 में, क्लियर। तो ये फ्लैगशिप प्रोग्राम किसका है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का है, क्लियर। वो ताकि जो वोटर्स हैं उनको कैसे हमने एजुकेट करना है ताकि जो है वो प्रॉपर तरीके से जो अपना रिप्रेजेंटेटिव है वो चुने, क्योंकि हमारा हक है पूरा, ठीक है, हम अपने जो हमारा राइट है वोटिंग का उसको सही से यूटिलाइज करें। प्राइमरी गोल क्या है कि बिल्डअप करना इंक्लूसिव पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, ठीक है। इनकरेज करना जो ऑल एलिजिबल सिटीजन्स हैं टू वोट के लिए, यानी कि 18 साल की जिसकी उम्र हो चुकी है तो वो एलिजिबल है वोट के लिए, और इनको इनकरेज करना कि वो अपने राइट का प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज करे, उसको यूज़ करे, ठीक है। डिसीजन ले, एथिकल चॉइस उसकी होनी चाहिए, चूज़ करे, अगर उसको कोई कैंडिडेट है वो पसंद नहीं है, ठीक है, पॉलिटिशियंस में से, तो वो नोटा भी चूज़ कर सकता है, उसका पूरा राइट है, ठीक है। वोटर्स हैव टू राइट टू नॉट चूज एनी नॉमिनेटेड कैंडिडेट, ठीक है, तो वो नोटा यूज़ कर सकता है। सेलिब्रेट किया जाता है हर साल नेशनल वोटर्स डे 25 जनवरी को 2011 से, क्लियर। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है और
कोर्ट हैव एंश्योर्ड टुगेदर कैंडिडेट डिक्लेयर क्रिमिनल रिकॉर्ड एनी केसेस पेंडिंग और नोट, यानी कि कोर्ट के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा ये भी बोला गया है कि अगर कोई कैंडिडेट है, कोई कैंडिडेट खड़ा है इलेक्शन के लिए, उसके ऊपर कोई क्रिमिनल चार्ज तो नहीं है, उसने पास्ट में कोई ऐसे क्राइम तो नहीं किए हैं, ये सारी चीज़ों को एनालाइज करना, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कोर्ट के द्वारा ये ऑर्डर दिए गए हैं। अगर बात करें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एक संवैधानिक बॉडी है ये, ठीक है, और ये रिस्पॉन्सिबल है यूनियन और स्टेट में जो इलेक्शंस रहते हैं उसको, उस प्रोसेस को कैसे लेके चलना है हमारे इंडिया में। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है ये कौन कौन से इलेक्शन कंडक्ट करवाते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, यानी कि पार्लियामेंट के, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, प्रेसिडेंट के इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन, ये आप लोगों को माइंड में रखना है। अगर बात करें म्यूनिसिपल काउंसिल, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, ठीक है। अच्छा, म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में डिफरेंस क्या है, कभी सोचा आप लोगों ने? बताइएगा, अगर जिसको पता है, जिसको नहीं पता वो सर्च करे जाके, ठीक है। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए मेरे को कि म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन में डिफरेंस क्या है, ठीक है। तो म्यूनिसिपल काउंसिल और म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन और पंचायत के जो इलेक्शन रहते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंडक्ट करवाते हैं, ठीक है। पार्ट 15 की अगर बात करें हमारे संविधान में, ये डील करता है कि इलेक्शंस कैसे होने चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट जो है कमीशन का, ठीक है, उस चीज़ पे यहाँ पे डिस्कशन होती है, प्रोविजंस रखे गए हैं। इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 324 टू 329 हमारे संविधान में जो रखा गया है, पावर देता है वो फंक्शन, एलिजिबिलिटी एक्सेट्रा, जो कमीशन है, इलेक्शन कमीशन के जो मेंबर्स हैं उनकी। ओरिजिनली अगर देखें तो स्टार्टिंग में ओनली 1 मेंबर बॉडी थी ये, बट इलेक्शन कमिश्नर जो अमेंडमेंट हुआ 1989 में, फिर ये मल्टी मेंबर बॉडी बना दी गई। प्रेजेंटली अगर देखें तो यहाँ पे 3 मेंबर्स की बॉडी है। पहले तो आ जाएंगे 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर, दूसरे 2 इलेक्शन कमिश्नर जो अपॉइंट किए जाते हैं। इंपॉर्टेंट है ये किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, प्रेसिडेंट के द्वारा। जो अगर इनकी बात करें, इनके टाइम ड्यूरेशन की, यानी कि ऑफिस का जो टाइम ड्यूरेशन है 6 साल के लिए है और 65 ईयर्स, ठीक है। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपको बताना। और एक और क्वेश्चन आप लोगों ने मेरे को बताना है कि आज के टाइम में प्रेजेंटली चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है और इलेक्शन कमिश्नर्स कौन है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या है स्वीप के, कि इंक्रीज करना वोटर का पार्टिसिपेशन, ठीक है। क्वालिटेटिव पार्टिसिपेशन होना चाहिए कि वो सही डिसीजन ले, ठीक है। तो कंटिन्यू इलेक्ट्रोल एंड डेमोक्रेसी जो एजुकेशन है, क्लियर। नेक्स्ट है ICGS विग्रह। तो ये इंडियन कोस्ट गार्ड जो शिप है विग्रह है, ये ऑफशोर पेट्रोल वेसल है इंडियन कोस्ट गार्ड शिप जिसका नाम है विग्रह है। ये कमीशन किया गया है इंडियन कोस्ट गार्ड में, ठीक है। ये लास्ट वेसल है इस सीरीज में ऑफशोर पेट्रोल वेसल्स में जो बिल्ट किया गया है। इंपॉर्टेंट है लार्सन एंड टर्बो, ठीक है। ये प्राइवेट कंपनी है, L&T कंपनी, आपने सुना है ना नाम, ठीक है। तो उन्हीं के द्वारा ये बिल्ड किया गया है, जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर ये कॉन्ट्रैक्ट जो है ये साइन किया गया था 2015 में। अगर बात करें 2021 मई में OPV जो सगज है ये कमीशन किया गया था इंडियन कोस्ट गार्ड में, ठीक है। इंडियन कोस्ट गार्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये न्यूज़ में भी है। इंडियन कोस्ट गार्ड जो है इसके हेडक्वार्टर्स आपको देखने को मिलेंगे न्यू दिल्ली, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आता है। डायरेक्टर जनरल है कृष्ण स्वामी नटराजन। फाउंड इसको कब किया गया, 1 फरवरी 1977। मोटो क्या है इसका, वयम रक्षाम, ठीक है, कि क्या बोलें इसको, वी प्रोटेक्ट, ठीक है। तो हेलीकॉप्टर आप देख सकते हैं चेतक और ध्रुव। अगर बात करें इंडियन कोस्ट गार्ड जो है ये आर्म फोर्स में देखने को मिलते हैं। सर्च एंड रेस्क्यू एंड मैरीटाइम जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी है ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में, ये बता दिया मैंने, ठीक है। 1978 में इसको क्या किया गया, इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, क्योंकि 1978 में क्या आया, पर्टिकुलर एक्ट आया, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट जो है ICG का ये 1971 की जो वॉर थी, ठीक है। तो उस वॉर 1971 जो वॉर थी इंडिया पाकिस्तान के साथ आपको देखने को मिली, ठीक है। तो उसके बाद ये जो है इसको इस्टेब्लिश करने का आइडिया जो है वो लाया गया। ब्लूप्रिंट
फॉर अ मल्टी डायमेंशनल कोस्ट गार्ड कंसीव जो है विजनरी रुस्तम जी कमेटी के द्वारा ये सजेस्ट किया गया। क्लियर। तो जुरिडिक्शन जो है टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया जो कॉन्टिन्यूस जोन है, एक्सक्लूसिव जो इकोनॉमिक जोन है तो उसकी जो है भी देख रेख करती हैं, निगरानी रखती हैं चीज़ों का। रिस्पॉन्सिबल है ये मैरीटाइम जो इन्वायरमेंट को कैसे प्रोटेक्ट करना है, मैरीटाइम जोन जो है हमारे इंडिया में कोऑर्डिनेटिंग कैसे करना है, अथॉरिटी जो है ऑयल स्पिलिंग इन इंडियन वाटर। क्लियर। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट है हुरिकेन इदा। हुरिकेन इदा कहाँ पे देखने को मिला? ये देखने को मिला यूएसए में। ठीक है, तो यूएसए में हुरिकेन इदा देखने को मिला। हुरिकेन क्या है? ये एक प्रकार का साइक्लोन है। ठीक है, साइक्लोन का ही नाम है हुरिकेन। तो अलग अलग रीजन में अलग अलग नाम से इसको पुकारा जाता है। जैसे हमारी कंट्री में इसको साइक्लोन के नाम से पुकारते हैं, जापान चाइना में इसको टाइफून के नाम से पुकारते हैं, ऑस्ट्रेलिया में इसको विली विली नाम से पुकारते हैं। ठीक है, ये साइक्लोन है, यहाँ पे विली विली है और यहाँ पे हुरिकेन। क्लियर है। तो अभी ये साइक्लोन ईदा जो है ये आपको देखने को मिला कहाँ पे? यूएस रीजन में। क्लियर। पर्टिकुलर रीज़न देखे तो लोइस साइना। ठीक है, एक्सट्रीमली डेंजरस जो कैटेगरी 4 स्ट्रॉम में इसको रखा गया है कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको देखने को मिला। क्लियर। तो उसके बाद ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल स्टॉर्म जो हिट की गई है यूएसए में। तो 100 माइल्स ऑफ न्यू लीव्स देखने को मिले जब हुरिकेन कैटरीना हुआ। ठीक है, कैटरीना जो हुरिकेन था यूएसए में, उसके बाद ये सबसे ज़्यादा पावरफुल हुरिकेन देखने को मिला। ठीक है, 2005 से हुरिकेन जो है ये बिगेस्ट एंड मोस्ट वायलेंट स्टॉर्म देखने को मिलती है प्लैनेट पे, यानी कि हमारे अर्थ में। वार्म मॉइस्ट एयर राइज होती है अपवर्ड फ्रॉम सरफेस ऑफ द ओशियन। ठीक है, और लो जो एयर प्रेशर होता है वो बिलो देखने को मिलता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो है यहाँ पे लो प्रेशर होता है, डाइवर्स होती हैं यहाँ पे जो हवाएं रहती हैं। ठीक है, डिक्रीज होती हैं, कूल एयर आउटफ्लो होती हैं, वार्म कूल एयर। ठीक है, तो यहाँ पे इस आई ये जो सेंटर पॉइंट इसका आई देखने को मिलता है, और लार्ज वार्म जो होता है ओशियन वाटर। ठीक है, यहाँ पे लो प्रेशर देखने को मिलता है। आई होप आपको इतनी चीज़ क्लियर हुई होगी, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। नेक्स्ट बात की जा रही है ई श्रम पोर्टल की। ई श्रम जो पोर्टल है स्पेशली अनऑर्गेनाइज सेक्टर के लिए है। ई श्रम पोर्टल रिसेंटली ही मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के द्वारा ई श्रम पोर्टल को लॉन्च किया गया है। एम क्या है कि 38 करोड़ जो अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर हैं उनको रजिस्टर करना, जैसे कंस्ट्रक्शन लेबर्स हो गए, माइग्रेंट जो वर्क फोर्स हो गया, स्ट्रीट वेंडर्स हो गए, डोमेस्टिक वर्कर्स और अमंग अदर्स वर्कर्स जो हैं। और वर्कर्स विल बी इशू एन ई श्रम कार्ड, यानी कि वर्कर्स को ई श्रम कार्ड की जो फैसिलिटी है वो दी जाएगी। उसमें 12 डिजिट यूनिक नंबर होगा, जैसे हमारे आधार कार्ड का नंबर रहता है। ठीक है, तो आधार कार्ड में जो डिजिट हैं वो कितने हैं टोटल, आधार कार्ड जो नंबर है वो कितने उसमें डिजिट हैं। ठीक है, बताइएगा। ठीक है, तो अगर वर्कर इसमें रजिस्टर करता है ई श्रम पोर्टल में तो उसको ये फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाएगी। ठीक है, अगर इन केस किसी व्यक्ति का एक्सीडेंट हो जाता है वो एलिजिबल है, 2.0 लाख उसको मिलेंगे अगर उस एक्सीडेंट में उसकी डेथ हो जाती है तो। अगर परमानेंट डिसेबल हो जाता है तो ठीक है, तब भी 2.0 लाख मिलेंगे। ₹1.0 लाख होंगे पार्शली डिसएबिलिटी के लिए। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। अगर बात करें अकॉर्डिंग टू पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे के अकॉर्डिंग देखें तो 2018-19 की ये रिपोर्ट है। ठीक है, सर्वे है। 90% जो वर्कर्स हैं ये इनफॉर्मल सेक्टर में हैं। इनफॉर्मल सेक्टर स्पेशली जो रूरल अर्बन एरिया में जो है पैंडमिक के चलते काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ा। ठीक है, सीजनैलिटी जो है एम्प्लॉयमेंट ख़त्म होती दिखी। फॉर्मल जो एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर रिलेशनशिप है वो काफ़ी ज़्यादा कम देखने को मिला। इनिशिएटिव काफ़ी ज़्यादा लिए गए हमारी गवर्नमेंट की तरफ से अनऑर्गेनाइज सेक्टर को सपोर्ट करने के लिए, जैसे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। लेबर कोड काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्पेशली ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए, तो प्लीज़ आप लोग पढ़ लीजिएगा उसको। ईपीएफओ के जो एग्ज़ाम है तो उसमें लेबर कोड जो न्यू आए हैं अभी वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। प्रधानमंत्री रोज़गार प्रोत्साहन योजना, पीएम स्वनिधि योजना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन भी बने हैं स्पेशली स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। ये योजना जो है स्वनिधि योजना ये स्टार्ट की गई। आत्मनिर्भर भारत अभियान, दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल अर्बन लिवलीहुड मिशन, पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना, वन नेशन वन राशन कार्ड स्कीम जो है, आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना, वर्ल्ड बैंक
के द्वारा सपोर्ट किया गया हमारी कंट्री को, स्पेशली इनफॉर्मल वर्किंग क्लास के लिए। तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें कैटेगराइज क्या है अनऑर्गेनाइज वर्कर जो इसमें कवर किए गए हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स हो गए, माइग्रेंट, गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर। गिग जैसे क्या रहते हैं, जैसे जोमेटो है, ठीक है, जोमेटो, स्विगी, ये गिग वर्कर्स में आ जाते हैं। स्ट्रीट वेंडर्स, डोमेस्टिक वर्कर्स, एग्रीकल्चर वर्कर और अदर अनऑर्गेनाइज सेक्टर इसमें कवर किए जाएंगे ई श्रम पोर्टल में। तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा इसको, ठीक है। नेक्स्ट है, हमारी कंट्री के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये, वर्ल्ड का हाईएस्ट अल्टीट्यूड मूवी थिएटर बना। ये वर्ल्ड का, इंडिया का तो है ही है, वर्ल्ड का हाईएस्ट अल्टीट्यूड मूवी थिएटर कहाँ पे, लद्दाख में, ठीक है। काफ़ी ज़्यादा हाइट पे इसको बनाया गया है। बेसिकली ये बनाने का तात्पर्य ये है कि वहाँ के जो लोग हैं वो थिएटर जाएं और मूवीज़ के बारे में देखें, जानकारी लें, क्योंकि आज के टाइम मूवीज़ जो है वो काफ़ी अच्छी आ रही हैं। स्पेशली जैसे शेरशाह मूवी है, बहुत अच्छी है, ठीक है। तो उसमें बता रखी हैं सारी चीज़ें, क्लियर, स्पेशली जो आर्मी से रिलेटेड। तो फर्स्ट एवर मोबाइल डिजिटल जो मूवी थिएटर है प्लांदन एरिया ऑफ ले, अल्टीट्यूड जो है यानी कि 11,562 फीट पे इसको बनाया गया है। एम क्या है इसका कि सिनेमा वहाँ पे एक सेटअप किया जाए ताकि लोग जो हैं वॉचिंग एक्सपीरियंस ले सकें, स्पेशली जो रिमोटेस्ट एरिया जहाँ पे डेवलपमेंट कम है वहाँ पे, ठीक है। रिसेंटली ही इंडियन एयरफोर्स के द्वारा बिल्ड किया गया वन ऑफ द वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोबाइल एयर ट्रैफिक कंट्रोल जो है टावर, एडवांस लैंडिंग ग्रुप जो है कहाँ पे, ग्राउंड जो है, सॉरी, एडवांस लैंडिंग ग्राउंड कहाँ, लद्दाख में। तो ये रिसेंटली ही ये भी क्रिएट किया गया। तो आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। लद्दाख अगर देखें तो यहाँ पे सिचुएटेड है, हमारी यूनियन टेरिटरी है, ठीक है। तो लद्दाख आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा जो जम्मू एंड कश्मीर यूनियन टेरिटरी टच करती है, और हिमाचल प्रदेश, क्लियर। तो यहाँ पे चाइना, ओके। ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ अपने डाउट्स को ज़रूर शेयर कीजिएगा। पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी आप फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद।